आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूट लंग इंजरी के बारे में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज के बारे में। तो हम इसे टेक्स्ट बुक से ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में उन्होंने कहा है एक्यूट लंग इंजरी जो है तो इसके अंदर क्या होगा, कैरेक्टराइज बाय एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाइपोक्सीमिया, यानी कि सडन एकदम से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और बायलैटरल पल्मोनरी इडिमा होगा। दोनों ही लंग्स के अंदर क्या होगा, इडिमा होगा। और इसका जो रीज़न है ये नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा रहेगा, कोई भी हार्ट रिलेटेड पल्मोनरी इडिमा नहीं होगा। इसका जो रीज़न है वो हो सकता है सपोज निमोनिया, कोई टाइप्स की इंजरी हुई, या वायरल इन्फेक्शन है, बर्न सपोज हो गया है, या एलर्जिक एक्टिवेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो लंग रहता है उसके अंदर निमोनोसाइट्स जो रहते हैं, लंग की सेल्स, वहाँ पे डैमेज हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, उस वजह से ये होगा। तो याद रखना है कि एएलआई के अंदर क्या है, अब्रप्ट एकदम से ही हाइपोक्सीमिया होगा, बायलैटरल पल्मोनरी इडिमा होगा, और इसका जो रीजन है वो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा रहेगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एआरडीएस क्या है, ये एएलआई का सीवियर फॉर्म है, यानी अगर ये सीवियरली हुआ तो इसे ही हम एआरडीएस कह देंगे। अब दोनों के अंदर क्या होगा, एआरडीएस और एएलआई दोनों के ही अंदर पल्मोनरी वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएंगी, इन्फ्लामेशन की वजह से जो सूजन आ जाएंगी, तो उस वजह से जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाएंगी, इडिमा होगा, और इपिथेलियल सेल्स की डेथ हो जाएंगी। मैं आपको ये डायग्राम में से भी एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ठीक से समझ में आएगा। अब जो हिस्टोलॉजिक मैनिफेस्टेशन है ये डिसीजेस का, तो कैसा होगा कि अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो क्या होगा, जो एल्वियोलर की वॉल है, एल्वियोलर डैमेज हो जाएंगी, डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, यानी बहुत सारी एल्वियोलाई रहती है तो उसके अंदर डैमेज होगा। एएलआई यानी कि एक्यूट लंग इंजरी कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वेल रिकॉग्नाइज कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर क्या है कि इस एएलआई के अंदर पल्मोनरी यानी लंग और सिस्टमिक डिसऑर्डर्स ये हमें दिखाई देगा। अब बहुत सारे केसेस के अंदर जो प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है, यानी किस वजह से हो सकता है, तो हो सकता है कोई शॉक की वजह से, सपोज इंजरी हो गई, या ऑक्सीजन की कमी, कुछ भी हो सकता है, बर्न, या कोई भी थेरेपी की वजह से, सेप्सिस की वजह से, और बहुत सारे दूसरे भी इंस्टेंसेस है जिस वजह से ये हो सकता है। उसके अंदर कैसे होगा, एएलआई अपीयर्स एक्यूटली इन एब्सेंस ऑफ नोन ट्रिगर, यानी कोई हमें ऐसा ट्रिगर नहीं पता होगा कि इस वजह से हो रहा है, एकदम से हो जाएगा, अब्रप्टली सडनली होगा, और उस वजह से आगे जाके क्या होगा, एंड फॉलोज द रैपिडली प्रोग्रेसिव कोर्स, उसके आगे फिर वो मतलब धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और ऐसी कंडीशन को हम एक्यूट इंटरस्टेशियल निमोनिया भी कहते हैं। अब पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, जो एक्यूट लंग इंजरी या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है उसके वो कैसे इनिशिएट होंगी, कैसे स्टार्ट होंगी, तो जो लंग की सेल्स है निमोनोसाइट, वहाँ पर इंजरी होंगी, और जो पल्मोनरी एंडोथेलियम है वहाँ की एंडोथेलियम, तो उसके अंदर एक साइकिल स्टार्ट हो जाएंगी इन्फ्लामेशन की और पल्मोनरी डैमेज की। तो उसके अंदर बेसिकली 4 चीज़ें होंगी जो कि वहाँ पर होगा, एंडोथेलियल एक्टिवेशन, फिर एडिशन एंड एक्सट्रावेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, उसके आगे होगा जो एक्यूमुलेशन ऑफ इंट्राएल्वियोलर फ्लूइड एंड फॉर्मेशन ऑफ हलाइन मेम्ब्रेन, और फिर बाद में जो इंजरी है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक होने लगेंगी। तो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में हम इसे वापस से टेक्स्ट बुक में से एक बार रेफर कर लेंगे। तो ये देखिए डायग्राम है, ये जो है ये लेफ्ट वाला साइड जो है, तो यहाँ पर नॉर्मल एल्वियोलस बताया है, और यहाँ पर एएलआई का जो एल्वियोला है उसके बारे में बताया है। तो मैं आपको यही डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है। तो पहली जो चीज़ हो रही है उसके अंदर एंडोथेलियल एक्टिवेशन, ये क्या है, ये सबसे अर्ली इवेंट है। तो जो एंडोथेलियल सेल्स है ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट होंगी तो जो एल्वियोलर माइक्रोफेजेस है ये क्या करेंगे, सेंस कर लेंगे कि भाई एंडोथेलियल जो पल्मोनरी एंडोथेलियल सेल्स है वहाँ पर कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है, इंजरी की वजह से, कोई इन्फ्लामेशन की वजह से, जो कुछ भी है, तो ये एंडोथेलियल सेल डैमेज हो गई, इसलिए ये एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको सेंस कौन कर लेंगे, तो एल्वियोलर माइक्रोफेजेस सेंस कर लेंगे। तो ये तो नॉर्मल लंग है, यहाँ पर हम देखेंगे तो एल्वियोलर माइक्रोफेज क्या करेंगे, सेंस करेंगे। अब ये सेंस करने के बाद में क्या करेंगे, ये ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर रिलीज करेंगे, या फिर इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, ये सारी चीज़ें ये क्या करेंगे, रिलीज करने लग जाएंगे। उसी के साथ साथ क्या होगा, जो सर्कुलेटिंग इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, जो भी मीडिएटर्स है वो क्या हो जाएंगे, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये जो मीडिएटर्स है ये एंडोथेलियल इंजुरी मतलब कि एंडोथेलियल सेल्स के अंदर एडिजन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करेंगे। ये हमने चैप्टर 4 के अंदर जो इन्फ्लामेशन का चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पहले देखा था। तो उसके अंदर हमें पता है कि वो क्या करते हैं, फिर एडिजन मॉलिक्यूल्स जैसे कि ल्यूकोसाइड्स वगैरह ये सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, केमोकाइंस, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके आगे क्या होगा, अब एडिजन मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, एडिशन एंड एक्सट्रावेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अब जो न्यूट्रोफिल्स रहेंगे, देखिए न्यूट्रोफिल्स है ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं, तो ये क्या होंगे, ये जो एक्टिवेटेड एंडोथेलियम है, देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल है और यहाँ पे इन्फ्लेम्ड है, मतलब ऐसी इन्फ्लेम्ड एंडोथेलियल सेल्स है, तो जिस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे गैप हो गया है। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या हो जाएंगे, एंडोथेलियल सेल्स को चिपक जाएंगे, अडहर्ड हो जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर जो गैप क्रिएट हो गया है इसके एक्टिवेशन से, एंडोथेलियल सेल्स के एक्टिवेशन से, तो ये कैपिलरी से निकल के इंटरस्टेशियम में आ जाएंगे, इंटरस्टेशियम में यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर आ गए इंटरस्टेशियम में, और ऐसे भी हो सकता है कि ये
फिर एल्वियोलर्स के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर ये रिलीज करेंगे रिड्यूस ऑक्सीजन स्पेसिस, साइटोकाइंस और प्रोटीएसेस, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर क्या करेंगे रिलीज, और प्रोटीएसेस ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर क्या करेंगे रिलीज करेंगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जो अब यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे इंटरस्टेशियम के अंदर जो भी फ्लूइड है वो क्या होगा, वो एल्वियोलस के अंदर चला जाएगा। अभी तक नहीं था लेकिन वो क्या होगा, जो भी फ्लूइड है देखिए यहाँ पे दिखाया है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा फ्लूइड और यहाँ पर होंगी हलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, हलाइन मेम्ब्रेन बन जाएंगी। अब एंडोथेलियल सेल्स क्या होंगी, एक्टिवेट होने की वजह से जो पल्मोनरी कैपिलरी थी तो इन्होंने इसको क्या बना दिया था, अभी एक्टिवेट हो गई थी तो यहाँ पर गैप बढ़ गया था तो इन्होंने इसे क्या बना दिया था, लीकी बना दिया था। यहाँ का जो फ्लूइड है वो इंटरस्टेशियम में चला जाएगा, फिर इंटरस्टेशियल से एल्वियोलस के अंदर चला जाएगा और सारी जो फ्लूइड है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्लूइड जमा होने की वजह से क्या होगा, जो टाइप 1 और टाइप 2 सेल्स थी तो वो क्या होंगी, उनका निक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है कि टाइप 2 सेल्स क्या कर रही थी, तो ये सर्फेक्टेंट बना रही थी। अब जब ये डैमेज हो जाएंगी तो ये सर्फेक्टेंट बना नहीं पाएंगी, जिस वजह से जो भी मतलब एल्वियोलर गैस है एक्सचेंज, एल्वियोलर गैस एक्सचेंज वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो जब फिर एल्वियोलर गैस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाएगा तो जो इपिथेलियल सेल्स है, यहाँ की जो इपिथेलियल सेल्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो हलाइन मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देंगी। तो हलाइन मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूट लंग इंजरी का, तो ये बात ध्यान में रखना है। हम तो बस यही होता है यहाँ पर। हम इसे वापस से पैराग्राफ में से देख लेते हैं। तो वापस से हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, एंडोथेलियल एक्टिवेशन यानी कि जो स्टार्टिंग का फर्स्ट इवेंट है वो होगा। ये क्या, ये सबसे पहला अर्ली इवेंट है। इसके अंदर क्या होगा, एंडोथेलियल एक्टिवेशन, मतलब कोई भी निमोनोसाइट को इंजरी हुई, कोई भी चीज़ की वजह से इंजूर हो सकता है, बर्न, मैंने आपको पहले ही बताया, वायरल इन्फेक्शन, निमोनिया, जो भी हुआ उस वजह से एंडोथेलियल सेल्स क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। अब वो एक्टिवेट हो जाएंगी तो इनका पता कैसे लगेगा, तो एल्वियोलर माइक्रोफेजेस जो है वो क्या कर लेंगी, सेंस कर लेंगी। फिर ये जो रिस्पॉन्स है इसके रिस्पॉन्स में अब ये सेंस कर लिया कि भाई एंडोथेलियल इंजरी हुई है निमोनोसाइट्स के अंदर, एल्वियोलर माइक्रोफेजेस ने से सेंस कर लिया कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। उसके आगे क्या होगा, जो वहाँ पर इम्यून सेंटिनल सेल्स रहती है ये सिक्रीट करेंगे ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स। तो वहाँ की जो इम्यून सेंटिनल सेल्स थी इन्होंने मीडिएट कर दिया, इन्होंने सिक्रीट कर दिया ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, जो कि फिर आसपास की एंडोथेलियम है उस पर एक्ट करेगा। उसके साथ ही साथ अल्टरनेटिवली उसके साथ ही साथ जो कैपिलरी के अंदर सर्कुलेटिंग इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है जो भी है, जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह, तो वो क्या करेंगे, वो पल्मोनरी एंडोथेलियम को एक्टिवेट कर लेंगे और डायरेक्टली और वो क्या करेंगे, सीवियर टिश्यू इंजरी कर देंगे, वहां पर सेप्सिस कर देंगे। कुछ जो मीडिएटर है वो क्या करेंगे, इंजोर करेंगे एंडोथेलियल सेल्स को, और कुछ क्या करेंगे जैसे कि नोटेबली साइटोकाइंस, कुछ जैसे कि एंडोथेलियल इंजरी को डायरेक्टली मीडिएट करेंगे, और दूसरे वो क्या करेंगे, एंडोथेलियल सेल्स पे एक्सप्रेस कर देंगे कुछ एडिशन मॉलिक्यूल जैसे कि ल्यूकोसाइड्स वगैरह, कोगुलेंट प्रोटीन्स, केमोकाइंस, तो ये एडिशन मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट कर देंगे। अब उस वजह से क्या होगा, वहां पर जाके न्यूट्रोफिल्स वगैरह अडहर हो जाएंगे। अब वहां पर क्योंकि एडिशन मॉलिक्यूल्स उन्होंने एन एक्सट्रावेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स वहां पर जाके क्या हो जा रहे हैं, अडहर हो जा रहे हैं, जिस वजह से जो एंडोथेलियम है वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। मैंने आपको डायग्राम में से बताया था, तो आप ये जो एक्सप्लेनेशन है वो डायग्राम के साथ साथ देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्या होंगे, न्यूट्रोफिल से माइग्रेट कर देंगे इंटरस्टेशियम के अंदर, फिर वहां से वो अंदर एल्वियोलाई के अंदर चले जाएंगे, वहां पे उनका क्या होगा, डीग्रैनुलेशन हो जाएगा, फिर वो मीडिएटर्स रिलीज कर देंगे जैसे कि प्रोटीएसेस, क्योंकि सारी मैक्सिमम चीजें प्रोटीन से बनी हुई है हमारे अंदर, तो प्रोटीएसेस, फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, साइटोकाइंस, ये सारी चीजें रिलीज कर देंगे। आगे वो बोल रहे हैं कि ऐसा सजेस्ट किया गया है कि न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स यानी कि नेट्स जो है वो भी रिलीज होते हैं, और ये क्या है, ये मतलब डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं लंग डैमेज के अंदर। तो ये एक बात ध्यान में रख लेना, जो ये इंजुरीज है और प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स है ये क्या करेंगे, एक साइकिल इंड्यूस कर देंगे कि एक के बाद एक, मतलब एकदम से तो लंग नहीं इंजूर हो जाएगा, बार बार ये चीजें होती रहेंगी, जिस वजह से ये क्या कर देंगे, एक साइकिल इन्फ्लामेशन की स्टार्ट कर देंगे, जिस वजह से एंडोथेलियल डैमेज हो जाएगा। हाँ, जिस मतलब एक्यूट लंग इंजुरी और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर ये मेन चीज होंगी। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ इंट्रा एल्वियोलर फ्लूइड, एक्यूमुलेशन ऑफ इंट्रा एल्वियोलर फ्लूइड, क्योंकि एंडोथेलियल एक्टिवेशन क्या कर देंगे, पल्मोनरी कैपिलरी जो है तो उसको वो लीकी बना देंगे, जिस वजह से जो इंटरस्टेशियम में और इंट्रा एल्वियोलर एडिमा, मतलब वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिस वजह से जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स थी तो वो क्या हो जाएंगी, वो डैमेज हो जाएंगी। अब ये टाइप 2 एल्वियोलर सेल हमें पता है कि वो सर्फेक्टेंट बनाती है, तो ये बना नहीं पाएंगी, सर्फेक्टेंट एबनॉर्मल बनेगा, जिस वजह से जो गैस एक्सचेंज है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। अब गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो इस वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन रिच एडिमा फ्लूइड है और डिब्रीज है डेड एल्वियोलर इपिथेलियल सेल्स है, तो ये हलाइन मेम्ब्रेन के अंदर मतलब वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगी। हलाइन मेम्ब्रेन के अंदर ये हलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूट लंग इंजुरी का या फिर ARDS का। अब ऐसे भी हो सकता है कि जब ये चीज़ें बार बार होंगी तब जाकर ARDS होगा, लेकिन कभी कभी अगर सपोज जो भी इंजरी है या जो भी ट्रिगर है तो ये अगर रोक दिया जा रहा है तो हो सकता है कि जो सेल्स है वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, ठीक होना स्टार्ट हो जाए। तो रिजोल्यूशन ऑफ
इंजुरी इज इम्पेडेड इन ALI या फिर ARDS ड्यू टू इपिथेलियल निक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेटरी डैमेज। तो वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो रिजोल्यूशन यानी कि ठीक होना इंजुरी का, तो वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि इपिथेलियल निक्रोसिस हो गया, वहाँ पर डैमेज हो गया है, इन्फ्लेमेटरी डैमेज क्या कर देंगे, जो एबिलिटी है बची हुई सेल्स की असिस्ट करने के लिए कि एडिमा को रीअब्सॉर्ब कर ले, तो उसे ही खत्म कर देंगी। तो वहाँ पे जो रिजोल्यूशन है वो नहीं हो पाएगा अगर इवेंचुअली, लेकिन तो भी इफ इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस जो भी है जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बर्न है, इंजुरी है, इन्फेक्शन है, अगर वो रुक गया, कम हुआ, तो जो माइक्रोफेजेस है जो सेंस कर रहे थे ये इन्फ्लेमेशन या जो भी इंजुरी थी उसको, तो वो क्या कर देंगे, जो इंट्रा एल्वियोलर डिब्रीज है उसको क्या कर देंगे, वो रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे, खा लेंगे। माइक्रोफेजेस का काम रहता है ना, वो इनगल्फ कर लेते हैं और वो रिलीज करेंगे क्या, फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, फिर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये सारी चीजें माइक्रोफेज क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे। अब ये जो फैक्टर्स है ये स्टिमुलेट करेंगे जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करेंगे, और कोलाजन डिपोजिशन, फिर जिस वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा, एल्वियोलर वॉल्स का क्या होगा, फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। रेसिडुअल टाइप जो बचे हुए निमोनोसाइट, टाइप 2 निमोनोसाइट्स है, सारे के सारे थोड़ी डैमेज हुए होंगे, जो रेसिडुअल टाइप 2 निमोनोसाइट्स है तो वो क्या कर देंगे, वो टाइप 1 निमोनोसाइट को प्रोलाइफरेट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिस वजह से वो हेल्प करेंगे कि हाँ भाई एल्वियोलर की लाइन डैमेज हो गई थी तो उसको हम क्या कर देते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। एंडोथेलियल का रिस्टोरेशन हो जाएगा, कैसे होगा, जो अनइंजर्ड कैपिलरी एंडोथेलियम थी तो उसके थ्रू फिर क्या हो जाएगा, एंडोथेलियल का मतलब प्रोलाइफरेशन हो जाएगा, रिस्टोरेशन हो जाएगा। अब जो लीजन्स है ARDS के अंदर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर के जो लीजन्स है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे, मतलब कहीं रहेंगे कहीं नहीं रहेंगे। जो भी एल्वियोलस है लंग्स की, तो उसके अंदर कहीं लीजन्स रहेंगे कहीं नहीं रहेंगे। तो इस वजह से एज अ रिजल्ट देयर आर टिपिकली एरियाज, मतलब कुछ जगह ऐसा रहेगा कि वो स्टिफ दिखेंगे, पुअरली एरिएटेड रीजन्स रहेंगे, that have nearly normal levels of compliance and ventilation। कुछ जगह स्टिफ दिखेंगे, कुछ जगह पुअरली एरिएटेड रीजन्स दिखेंगे, और कहीं कहीं नॉर्मल रहेंगे। अब क्योंकि जो एल्वियोलाई है वो पुअरली एरिएटेड रीजन की वजह से क्या होगा, कि जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन है उस वजह से हाइपोक्सीमिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, साइनोसिस, जो ब्लूइश स्किन हो जाती है क्योंकि ठीक से ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से साइनोसिस भी हो जाएगा। अब इपिडेमोलॉजिक स्टडीज क्या बताती है, जो ALI है, एक्यूट लंग इंजरी या ARDS, ये क्या है, ये कॉमन रहेगा, किसके अंदर वर्स्ट प्रोग्नोसिस रहेगा, सपोज कोई क्रॉनिक अल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने वाले लोग, या फिर बहुत जो स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर जो प्रोग्नोसिस है यानी कि ठीक होने का चांसेस तो वो थोड़े कम रहेंगे। और जीनोम वाइड एसोसिएशन, अगर हम जीनोमिक्स के थ्रू देखें तो स्टडीज बताती है कि जेनेटिक वेरिएंट्स कुछ ऐसे हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिस्क है ARDS का वो बढ़ा देंगी। और ये मतलब ऐसे कुछ जीन्स जो रिलेटेड है इन्फ्लामेशन और कोगुलेशन से, तो अगर उस रिलेटेड ये है, किसी किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई ऐसे वेरिएंट्स रहेंगे जो कि उन्हें क्या कर देंगे, प्री डिस्पोज कर देंगे। तो ये बात दी हुई है। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा, जो एक्यूट एक्सुडेटिव स्टेज है, अगर मतलब जो एक्सुडेटिव स्टेज है तो उसके अंदर लंग्स कैसे दिखेंगे, तो हैवी दिखेंगे, फर्म दिखेंगे, रेड कलर की और बॉगी दिखेंगे, मतलब अगर उसका हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो फिर ऐसे दिखाई देगा, कैसे दिखेंगे, हेवी फर्म रेड और बॉगी। फिर उसके अंदर कंजेशन हमें दिखाई देगा, इंटरस्टेशियल और इंट्रा एल्वियोलर इडिमा इन्फ्लेमेशन दिखेगा, फाइब्रिन डिपोजिशन वहां पर हमें दिखेगा। जो एल्वियोलर है उसके अंदर डिफ्यूज डैमेज दिखेगा, एक जगह नहीं, अलग अलग जगह डैमेज दिखेगा, डिफ्यूज। ये देखिए डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि कहीं कहीं के एल्वियोलर सेल्स ठीक है, कहीं की डैमेज है। फिर वहाँ पे एल्वियोलर वॉल्स कैसी हो जाएंगी, वहाँ पे एक वैक्सी हलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर क्या होगा, हलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएंगी। मॉर्फोलॉजिकली ये कैसे दिखेंगी, सिमिलर टू दोज सीन इन डिसीजेस ऑफ नियोनेट्स, मतलब बच्चों के इसमें जैसे दिखती है वैसी। एल्वियोलर हलाइन मेम्ब्रेन के अंदर फाइब्रिन रिच एडिमा फ्लूइड रहेगा, जो कि जो निक्रोटिक इपिथेलियल सेल्स है, मतलब जो भी फ्लूइड है एडिमा फ्लूइड, तो उसके अंदर कुछ निक्रोटिक सेल्स रहेंगी, फाइब्रिन चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अब प्लोराइफरेटिव ऑर्गेनाइजिंग स्टेज के अंदर क्या होगा, जो टाइप 2 निमोनोसाइट्स थी ये क्या होंगी, ये प्लोराइफरेट होंगी, बढ़ेंगी इन और ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म करेंगी एल्वियोलर वॉल्स के अंदर। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसे होगा जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, और कुछ मिनिमल फंक्शनल इंपेयरमेंट कर देगा, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होंगी, जिस वजह से सपोज साइनोसिस होगा या फिर हाइपोक्सीमिया होगा। कुछ टाइम ऐसे होगा जो फाइब्रोटिक थिकनिंग है, मतलब बाद में ऐसा होता है ना कि फाइब्रिन डिपॉजिट होता है। देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हाईलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही है तो ये फाइब्रिन डिपॉजिट हो रहा है ना, तो जो फाइब्रोटिक थिकनिंग रहती है तो ये स्कारिंग हो जाती है एल्वियोलर सेप्टा में, तो ये लेट स्टेजेस में, लेट फाइब्रोटिक स्टेज के अंदर होता है। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर देखते हैं, मतलब क्या दिखाई देगा हमें पेशेंट्स के अंदर, तो प्रोफाउंड डिस्पनिया दिखेगा, ठीक से ट्रैकेपनिया दिखेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसके साथ ही साथ फॉलोड बाय इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, हाइपोक्सीमिया दिखेगा, इन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगे, ब्लू स्किन दिखेंगी। दोनों ही जो अगर एक्सरे हम करेंगे, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे, तो जो लंग्स है तो उसके अंदर हमें दोनों ही साइड में क्या दिखेगा, बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स दिखाई देंगे। अब जो हाइपोक्सीमिया है ये किस वजह से हो सकता है, ये कोई ऑक्सीजन थेरेपी
मतलब वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच अगर हुआ उस वजह से, या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया तो उस वजह से हाइपोक्सीमिया हो सकता है। अगर स्टार्टिंग में देखें तो लंग्स कैसे हो जाएंगे, वो स्टिफ हो जाएंगे, लंग्स स्टिफ हो जाएंगे। अभी स्टिफ क्यों होंगे, क्योंकि जो टाइप 2 न्यूमोनोसाइट्स थे वो क्या हो रहे थे, वो डैमेज हो रहे थे, जिस वजह से लॉस ऑफ फंक्शनल सर्फेक्टेंट, टाइप 2 न्यूमोनोसाइट हमने देखा है कि वो सर्फेक्टेंट बनाते हैं, तो वो खराब हो जाएंगे, जिस वजह से सर्फेक्टेंट ठीक से नहीं बनेगा। अब लीडिंग टू नीड ऑफ, अब सर्फेक्टेंट ठीक से नहीं बनेगा तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को इंट्यूबेशन करना पड़ेगा, हाई वेंटिलेटरी प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा ताकि एडिक्वेट गैस एक्सचेंज हो पाए। अब कोई प्रूवन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं ARDS के लिए, मतलब जो कि कॉमन है, इल पेशेंट और कंटिन्यूस टू टेक हाई टोल इन पेशेंट, ये तो इतना कुछ है नहीं। फिर ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, तो ये कुछ आप पढ़ लीजिएगा। जो मेजोरिटी ऑफ डेथ्स है तो मतलब एक्यूट ALI या फिर ARDS तो किस वजह से होंगी, तो सेप्सिस की वजह से होंगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से, या फिर कोई सीवियर लंग इंजरी हो गई है तो उस वजह से हो जाएंगी। जो भी सर्वाइवर्स रहते हैं तो वो उनके जो भी पल्मोनरी फंक्शंस रहते हैं तो वो बाद में जाकर क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट में ऐसे होगा जो लंग डैमेज है वो उस वजह से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाएगा और क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज होगा, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो पल्मोनरी फंक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाएंगे। अब की कंसेप्ट देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर मेन चीजें क्या ध्यान में रखनी है कि क्लिनिकल सिंड्रोम है, कैसा सिंड्रोम है, जिसके अंदर प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी होंगी, डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज होगा, मतलब कि अलग अलग जगह पे होगा, सेप्सिस, सीवियर ट्रॉमा या फिर कोई पल्मोनरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। क्या होगा, स्टार्टिंग में जो एंडोथेलियल सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगी और एल्वियोलर इपिथेलियल सेल्स डैमेज हो जाएंगी, और सेकेंडरी वहां पर इन्फ्लामेशन दिखेगा। ये क्या है, ये सब की इवेंट्स है इनिशिएट, मतलब जिस वजह से LI इनिशिएट हो जाएगा, और ये बेसिस है, मतलब स्टार्ट है लंग डैमेज का। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग क्या दिखेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, ध्यान में रखना है कि हलाइन मेम्ब्रेन लाइनिंग दिखेंगी एल्वियोलर वॉल्स के ऊपर, और साथ ही साथ में वहां पर क्या दिखेगा, इडिमा दिखेगा, स्कैटर्ड न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेजेस और इपिथेलियल निक्रोसिस। उसके आगे हम फर्स्ट एड बुक में से भी देख लेते हैं कि न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी जो बच्चों के अंदर होता है, न्यूनेट्स में होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो ये सारे मेन ही पॉइंट्स है फर्स्ट एड में से है। तो देखिए न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, जो सर्फेक्टेंट है वो उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, वो कम हो जाएगा। सर्फेक्टेंट हमें पता है कौन प्रोड्यूस करे थे, तो टाइप 2 न्यूमोनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी रहेगी तो उस वजह से क्या होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एल्वियोलर कोलैप्स हो जाएंगे, जो एल्वियोलर्स है वो क्या होंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। जब हम इसको एक्सरे में देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखेगा लंग फील्ड का न्यूनेट्स की। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है कि किस वजह से न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, तो प्री मैच्योर यानी कि प्री टर्म बेबी है, 9 मंथ के पहले अगर हो रहा है तो उसमें न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर मदर को डायबिटीज है, मैटरनल डायबिटीज है, तो उस वजह से क्या होगा, जो फीटल इंसुलिन है वो बढ़ जाएगा तो होने के चांसेस है। या फिर अगर डिलीवरी C सेक्शन से हो रही है तो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होगा, जो फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो उसका रिलीज कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिलीवरी रहती है कहते हैं लेस स्ट्रेसफुल रहती है वजाइनल डिलीवरी से। इसलिए अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो पहले ही क्या कर सकते हैं कि मैटरनल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं बर्थ के पहले, या फिर बाद में एक्सोजेनियस सर्फेक्टेंट प्रोवाइड करेंगे इन्फेंट को बर्थ के बाद। अब थेरापेटिक सप्लीमेंट ऑक्सीजन का उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर थेरापेटिक सप्लीमेंटेशन दिए ऑक्सीजन का तो उस वजह से रीनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी हो सकती है, इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमोरेज हो सकते हैं, ब्रोंकियो पल्मोनरी डिस्निया हो सकता है। तो इसको याद रखिए, RIB ये सारी चीजें फिर हो सकती है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है फीटल लंग मैच्योरिटी के, तो LS रेशियो हम देखते हैं। तो जो लाइसेथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो है एमनियोटिक फ्लूइड का, अगर वो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 2 रहा तो मतलब इन्फेंट क्या है, बेबी क्या है, हेल्दी है। अगर वो लेस देन 1.5 रहा तो ये बताएगा, ये प्रिडिक्टिव रहेगा कि हाँ इसको नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। और उसके अलावा फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स भी देखते हैं, सर्फेक्टेंट अल्बुमिन रेशियो भी देखते हैं, और जो परसिस्टेंटली लो ऑक्सीजन टेंशन रहेगा जिस वजह से PDA हो सकता है, मतलब हाँ। और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये भी हम फर्स्ट एड से एक बार इसका जो मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं ताकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आ जाए। तो पैथोफिजियोलॉजी कैसी रहती है हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन मेन चीजें देखिए क्या होगा, एल्वियोलर इंसल्ट होंगी, कोई भी वजह से हो सकती है, तो उस वजह से जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है वो रिलीज होंगे और न्यूट्रोफिल्स को क्या कर देंगे, रिक्रूट कर देंगे। हमने देखा था न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट हो रहे थे एंडोथेलियल के पास में, एंडोथेलियल एक्टिवेशन हो जाएगा जिस वजह से जो टॉक्सिक मीडिएटर्स है वो रिलीज होंगे। कौन कौन से थे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस था, प्रोटीएसेस थे, कुछ और भी थे। तो इस वजह से कैपिलरी एंडोथेलियल डैमेज हो रही थी और वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ रही थी, जिस वजह से जो लीकेज है प्रोटीन रिच फ्लूइड वो एल्वियोलाई के अंदर एक्यूमुलेट हो जा रहा था और इंट्रा एल्वियोलर हेलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही थी। ये मेन चीज़ थी, मैंने आपको तब भी कहा था कि ध्यान रखिए। तो ये देखिए डायग्राम के अंदर भी बताया कि यहाँ पर क्या होंगी, हेलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएंगी और रीजन जो रहेगा वो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा रहेगा। लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट भी मतलब कंट्रीब्यूट करेगा एल्वियोलर कोलैप्स को। कॉजेस क्या है, तो कॉजेस रह सकते हैं सेप्सिस, ये बहुत ज्यादा कॉमन कॉज है, एस्पायरेशन, निमोनिया, ट्रॉमा, पेनक्रियाटाइटिस। अब ये ध्यान में रखिए कि पेनक्रियाटाइटिस की वजह से भी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन विथ फॉलोइंग, मतलब डायग्नोसिस के अंदर हम कुछ जो क्राइटेरिया है
ये फॉलोइंग क्राइटेरिया हम करेंगे, एक्सक्लूजन डायग्नोसिस करेंगे। तो पहले हम एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे देखेंगे कि वहाँ पर बायलैटरल लंग ओपेसिटी है क्या। देखिए बायलैटरल लंग ओपेसिटी। फिर रेस्पिरेटरी फेल्यूर अगर एक हफ्ते के अंदर हुई, जिस वजह से एल्वेलर इंसल्ट हुआ, वो देखेंगे। फिर डिक्रीज पार्शियल ऑक्सीजन और FI2 रेशियो उसका अगर देखेंगे तो अगर वो 300 से कम है, हाइपोक्सेमिया है, या फिर इंट्रा पल्मोनरी शंटिंग और डिफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर रेस्पिरेटरी फेल्यूर के कुछ सिम्टम्स है, वो हार्ट फेल्यूर की वजह से तो नहीं है, या फिर फ्लूइड ओवरलोड की वजह से तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम डायग्नोसिस में देखेंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या होगा जब रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, तो जो गैस एक्सचेंज है वो इंपेयर्ड हो जाएगा, ठीक से नहीं हो जाएगा। लंग का जो कॉम्प्लायंस है जो लंग का, वो ठीक से नहीं होगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। मैनेजमेंट हमने देखा था कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो जो भी अंडरलाइंग कॉज है हम उसको ट्रीट करेंगे। तो क्या हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे, जिस वजह से टाइडल वॉल्यूम कम हम करने की कोशिश करेंगे, और पीप जो है वो बढ़ाने की, यानी कि पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू हम ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये था पूरा डिटेल के अंदर हमने एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस के बारे में। थैंक यू।